आज हम अगला अध्याय विभाजन योग्य लाभ व उनका बंटवारा के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेजे हैं। ऐसे टाइप प्रश्न भी भेजा है। सारांश पढ़ने के साथ साथ विद्यार्थियों यदि कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ें अपनी पुस्तक से, लेकिन जो खास बिंदु हैं इस चैप्टर के विभाजन योग्य लाभ एवं उनका बंटवारा, उसके संबंध पर मैं आज आपको बतला रहा हूँ कि विभाजन योग्य लाभ डिविजिबल प्रॉफिट्स अर्थात जो एक कंपनी या संस्था लाभ कमाती है उनका बंटवारा किस प्रकार से करती है। सर्वप्रथम बात आती है लाभ। किसी भी आमदनी में से उसको अर्जित करने के लिए समस्त खर्चों को घटा देने पर जो शेष बचता है वह उसे हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। अर्थात जो हमने कमाया है, जो आमदनी की है, उसमें से समस्त व्यय को, खर्चों को यदि घटा दिया जाए तो शेष बची हुई राशि क्या कहलाती है? लाभ कहलाती है। अब इसके साथ बिंदु आता है विभाजन योग्य लाभ, अर्थात कौन से या कौन सा लाभ है जिसको कि बांटा जा सकता है। दूसरा बिंदु है विभाजन योग्य लाभ, वे लाभ जिसे कंपनी लाभांश के रूप में बांटने का वैधानिक अधिकार होता है, विभाजन योग्य लाभ कहलाते हैं। अर्थात लाभों का वह हिस्सा, अर्थात द पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स which a company can distribute among its shareholders is known as divisible profit। अर्थात कंपनी के लाभांश के रूप में बांटने का वैधानिक अधिकार जो एक संस्था को है वह विभाजन योग्य लाभ कहलाएगा। कंपनी अधिनियम में कुछ प्रावधान दे रखे हैं महत्वपूर्ण, कि उन प्रावधानों की हम चर्चा कर रहे हैं। लाभांश के स्रोत। कंपनी विधान की धारा 205(1) के अंतर्गत एक कंपनी निम्न में से किसी भी वर्ष के लिए लाभांश वितरित कर सकती है। पहला बिंदु है विद्यार्थियों उस वर्ष के लाभ, अर्थात उस वर्ष से जो कंपनी ने लाभ कमाए हैं उन लाभों में से लाभांश वितरित कर सकती है। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों उस वर्ष से पूर्व के वर्षों के लाभ, अर्थात उस संबंधित वित्तीय वर्ष से पूर्व के जो वर्षों के लाभ हैं एकत्रित हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं, उनमें से लाभांश का बंटवारा कर सकती है। उपरोक्त दोनों का योग, और ये इन दोनों में से भी लाभांश वितरण के काम में ले सकती है। कहने का तात्पर्य उस वर्ष के लाभ एवं उस वर्ष से पूर्व के वर्षों के लाभ, इन दोनों को भी लाभांश वितरण के लिए काम में ले सकती है। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों लाभांश वितरण के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के अंतर्गत राशि, अर्थात लाभांश वितरण के लिए यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने यदि कोई गारंटी दे रखी है तो भी लाभांश का वितरण किया जा सकता है। अन्य प्रावधान। धारा 205(2) के अनुसार निम्न का समायोजन किए बिना कोई लाभांश घोषित नहीं किया जा सकता। अर्थात धारा 205(1)(2) बताता है कि इन चीज़ों का, इन बिंदुओं का समायोजन करने के पश्चात ही जो शेष लाभ बचेगा उसे हम लाभांश वितरण के लिए काम में लेंगे। पहला बिंदु है विद्यार्थियों जिसका समायोजन करना अनिवार्य है, चालू वर्ष का मूल्य ह्रास, अर्थात करंट ईयर डेप्रिसिएशन। यदि लाभों में से करंट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं घटाया है तो हम ऐसी स्थिति के अंतर्गत, यदि लाभों में से हमने करंट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं घटाया है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लाभांश का वितरण नहीं कर सकते। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों असमायोजित मूल्य ह्रास की बकाया राशि। यदि अनएडजस्टेड डेप्रिसिएशन बाकी है तो ऐसी स्थिति में भी हम लाभ में से इसको घटाए बिना लाभांश का वितरण नहीं कर सकते। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों एकत्रित गत वर्षों की हानियों की पूर्तियाँ। कहने का तात्पर्य है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। यदि गत वर्ष में संस्था को बड़ी मात्रा में हानि हुई है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत
उन हानियों को भी अपलिखित करना अनिवार्य है, तत्पश्चात ही हम लाभांश का वितरण कर सकते हैं लाभों में से। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों संचयों में हस्तांतरण। जो सामान्य संचय संस्था के द्वारा या कंपनी नियम के अधिनियम के द्वारा अनिवार्य है, उन संचयों में ट्रांसफ़र किए बिना हम लाभांश या लाभों में से लाभांश का वितरण नहीं कर सकते। विभाजन योग्य लाभों के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति। जो डिविजिबल प्रॉफिट्स है उसके संबंध में अंकेक्षक की क्या स्थिति होती है, इसके संबंध में बतलाया गया है विद्यार्थियों, जो मैं आपको बिंदुवार बतला रहा हूँ। और ये बहुत हम पूर्व में भी प्रथम वर्ष के अंदर पढ़ के आए हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स कि किस प्रकार से हम डिप्रिसिएशन का, समस्त खर्चों का, गत वर्षों की हानियों को अपलिखित करने के पश्चात ही शेष बचे हुए लाभ को लाभांश वितरण के लिए काम में लेते हैं। विभाजन योग्य लाभों के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति के संबंध में मैं बतला रहा हूँ आपको विद्यार्थियों। पहला बिंदु है कंपनी विधान की धारा 205 का पालन किया जाना चाहिए। पहला बिंदु है कि जो कंपनी अधिनियम की धारा 205 है उसकी अनुपालना पूर्णतः की जानी चाहिए, तत्पश्चात ही शेष बची हुए लाभों को हम लाभांश वितरण के लिए काम में ले सकते हैं। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनको ध्यान में रखते हुए ही शेष बची हुई राशि को इनके नियमों की अनुपालना करते हुए ही हम लाभांश का वितरण कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों चालू वर्ष की आय के खर्च पर आधिक्य को संपत्ति पर मूल्य ह्रास व धारा 205 व धारा 350 के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों पर मूल्य ह्रास काटे जाने के पश्चात व दायित्वों के भुगतान के लिए पर्याप्त कोष रखने के पश्चात लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि संपत्तियों पर मूल्यह्रास को काटने के पश्चात एवं दायित्वों का भुगतान के लिए पर्याप्त कोष संस्था अपने पास रखे, तत्पश्चात ही शेष राशि को हम लाभांश के रूप में बांट सकते हैं। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों आयगत लाभ को लाभांश के रूप में बांटने से पूर्व आयगत हानियों को अपलिखित करना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य जो रेवेन्यू इनकम है उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूर्णतः घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उस शेष बची हुई राशि को ही लाभांश वितरण के लिए काम में लिया जा सकता है। अंकेक्षक को उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त व्यवहार में परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अंकेक्षक को उन सारे नियमों की अनुपालना करने के पश्चात व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कंपनी द्वारा जो लाभ है वास्तव में लाभ अर्जित किए गए हैं और पूर्व के जो डिप्रिसिएशन है, ह्रास है, पूर्व में यदि कोई एकत्रित हानियां हैं तो उनको अपलिखित करने के पश्चात ही जो लाभ कंपनी के पश्चात बचते हैं उनको कंपनी अपने अंशधारियों में लाभांश वितरण के लिए काम में ले सकती है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी विद्यार्थियों, विभाजन योग्य लाभ व उनका बंटवारा कि जो लाभ है संस्था के द्वारा अर्जित किया गया है उसका बंटवारा कंपनी के अपने अंशधारियों में किस प्रकार से किया जाएगा, यह नियम है जिसके बारे में मैंने आपको बतलाया है। आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, PDF मैंने भेजे हैं। कल मैं आपको वेरी शॉर्ट और एक निबंधात्मक प्रश्न के बारे में बतलाऊंगा। हालांकि मैं अभी आपको एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है कुछ इस चैप्टर से संबंधित मैं आपको बतला रहा हूँ, उनको याद करें जो कि पूर्व की परीक्षाओं में, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न विद्यार्थियों अंतरिम लाभांश से क्या तात्पर्य है। इंटरिम डिविडेंड ऐसा लाभांश जो वित्तीय वर्ष के मध्य में ही घोषित कर दिया जाता है अंतरिम लाभांश कहलाता है। अर्थात वह लाभांश जो वित्तीय वर्ष में के मध्य में घोषित कर दिया जाता है दैट इज़ नॉन एज इंटरिम डिविडेंड। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम इंटरिम डिविडेंड। प्रश्न 2 है लाभांश के संबंध में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हैं। अर्थात लाभांश के संबंध में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हैं। पहला बिंदु है विद्यार्थियों लाभांश का भुगतान लाभों में से ही किया जाएगा, पूंजी में से नहीं किया जाएगा। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों विभाजन योग्य लाभ में से ही लाभांश का भुगतान किया जाएगा।
ठीक है। तो कहने का तात्पर्य लाभांश का भुगतान लाभों में से ही किया जाता है, पूंजी में से नहीं किया जाता। और दूसरी बिंदु है विद्यार्थियों, विभाजन योग्य लाभ में से ही लाभांश का भुगतान किया जाता है, ठीक है। प्रश्न 3 है, अति लघुतरात्मक प्रश्न में विभाजन योग्य लाभ किसे कहते हैं? विभाजन योग्य लाभ कंपनी के समस्त लाभों का वह भाग है जो अंशधारियों के मध्य वितरण के लिए वैधानिक रूप से उपलब्ध है। अर्थात विभाजन योग्य लाभ वह है जो कि मैंने अभी आपको बतलाया है, जो कि अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है, उसे हम विभाजन योग्य लाभ बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स बोलते हैं। प्रश्न 4 है, पूंजीगत लाभों के स्रोत बताइए। पूंजीगत लाभों के स्रोत के बारे में पहला बिंदु है विद्यार्थियों, अंश अथवा ऋणपत्र के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम, ये पूंजीगत कैपिटल प्रॉफिट है। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर प्राप्त लाभ, ये कैपिटल प्रॉफिट है, पूंजीगत लाभ है। कंपनी के समामेलन से पूर्व के लाभ, ये पूंजीगत लाभ है। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों, खुले बाजार से ऋण पत्रों के शोधन से प्राप्त लाभ, यह पूंजीगत लाभ है। अगला प्रश्न और अगला बिंदु है इसी में ही विद्यार्थियों, स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर जो लाभ प्राप्त होता है वह भी पूंजीगत लाभ कहलाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों 5वां, लाभों के पूंजीकरण से आप क्या समझते हैं? यदि कंपनी अपने संचित कोष व लाभों को अंश पूंजी में परिवर्तित करना चाहती है तो उसे लाभों का पूंजीकरण कहा जाता है। अर्थात यदि संस्था के पास पूर्व वर्ष में रिजर्व फंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने संचित कोषों को किस में परिवर्तित कर सकती है? पूंजी के रूप में परिवर्तित कर सकती है, तो उसे पूंजीकरण कहा जाता है। लाभों का पूंजीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? अगला प्रश्न है, लाभों का पूंजीकरण करने के लिए आंशिक प्रदत्त अंशों को पूर्ण प्रदत्त बनाकर लाभों का पूंजीकरण किया जा सकता है, अथवा दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों का निर्गमन करके लाभों का पूंजीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, पूंजी में से लाभांश दिए जाने पर अंकेक्षक की स्थिति किस प्रकार की है? पूंजी में से लाभांश दिए जाने पर अंकेक्षक की स्थिति किस प्रकार की है? यदि अंकेक्षक ये जानते हुए कि कंपनी ने जो लेखे तैयार किए हैं जिसके परिणाम स्वरूप लाभांश का भुगतान पूंजी में से हो गया है और मौन रहता है, तो अंशधारियों के ध्यान में इस तथ्य को नहीं लाता है तो वह कर्तव्य भंग का दोषी माना जाएगा कि अब उसने अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वहन नहीं किया। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न 8, धारा 205 के अनुसार मूल्य ह्रास की कौन सी विधि दी गई है? जिसमें सामान्यतः विद्यार्थियों क्रमगत, पहला विधि है क्रमगत डिमिनिशिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रमागत ह्रास विधि, और दूसरी है स्थायी किस्त पद्धति। ये सभी प्रश्न विद्यार्थियों जो इस चैप्टर से संबंधित अक्सर मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनका ध्यानपूर्वक आप अध्ययन करें। धन्यवाद।